हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज सैटरडे है, हमारा आखिरी शो है इस हफ्ते का। लिहाजा एक दिन की छुट्टी मिलेगी, इसके बाद छुट्टी मिलेगी बिल्कुल, और फिर मंडे को भी आएंगे। तो आज हमने हमेशा कॉल्स लेते हैं, ट्वीट्स लेते हैं, कॉल्स आई हुई हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। राहिला मरियम साहिबा हैं लैया से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी राहिला साहिबा। वालेकुम सलाम। एक तो ये जो आपने आज का दिन साथ रखा है सवाल के लिए, इसकी हमें बहुत खुशी हुई है। चलें, शुक्रिया। हेलो जी जी सुन रहे हैं, बिल्कुल आ रही है, हाँ आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। हमें बहुत खुशी हुई है क्योंकि हम सबकी यहाँ हम आपका प्रोग्राम मतलब ये हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं पूरा, और हमें बड़ा अच्छा लगता है। ये वाकई आपका प्रोग्राम जरा हट के ही है और बहुत अच्छा है और हमें बहुत अच्छा लगता है। और इसमें सवाल जवाब का हम चाहते थे कि एक दिन और हो, ये हमारी ख्वाहिश आपने पूरी किया, जिसकी हमें बहुत खुशी है। तो अब आप सवाल करेंगी? हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरे बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं। माशाल्लाह। और मेरी बेटी हाउस जॉब कर रही है लाहौर में जिन्ना हॉस्पिटल में। ओके। तो वो बड़े प्रॉब्लम्स बताती है कि हमें बहुत ज्यादा वहाँ प्रॉब्लम्स होते हैं। उनकी मतलब कोई उन्हें फैसिलिटीज नहीं है वहाँ, और जो पेशेंट आते हैं उनसे दवाइयाँ बाहर से मंगवाई जाती हैं, उनके ऊपर बर्डन होता है, वो बहुत परेशान होते हैं। और बहुत ज्यादा, जैसे ये कह रहे हैं ना कि सेहत के महकमे को अपना बहुत इन्होंने अच्छा कर दिया है, तो जब लाहौर ये हालात हैं तो छोटे शहरों में क्या हालात होंगे। बिल्कुल। वो डेकोरेशन के लिए सामान रखा हुआ है वहाँ, हर चीज, दवाइयाँ, सब कुछ डेकोरेशन है। सही बात। और वो मरीजों को बिल्कुल नहीं मिलती। कि मैं आपकी वसातत से वहाँ ये बात पहुँचाना चाहती हूँ कि ये इस डेकोरेशन को खत्म करें और मरीजों को ये चीजें प्रोवाइड करें, उन्हें दें। बिल्कुल। कहते हम डॉक्टर्स हैं, वो हमें नहीं देते जिनके पास वो होता है वो सामान। नहीं, बिल्कुल, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। राहिला साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी तवज्जो इस तरफ दिलाई। मेरे ख्याल में सरकारी हॉस्पिटल्स में, क्योंकि अब 100 डेज होने जा रहे हैं वैसे भी पीटीआई गवर्नमेंट के, तो वी कुड ऑल्सो टेक अ स्टॉक ऑफ। बिल्कुल। अच्छा, आपने बात की 100 डेज की, तो 100 डेज से एक जुड़ी हुई ट्वीट भी है। ये है हुसाम खालिक साहब, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, और वो कहते हैं कि यार वैसे अक्सर मैं आपकी बातों से बिल्कुल एग्री नहीं करता, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप कदरन बैलेंस बात कर लेते हैं तो अच्छी बात है। और मेरे पास 2 सवाल हैं। पहला सवाल है कि आप एक ब्रीफ एनालिसिस दे सकते हैं पीटीआई हुकूमत के पहले 100 दिनों पर, बेहतर काम क्या किया है और क्या सबसे बदतर काम किया है। देखिए, अभी तो आई थिंक चीज़ें प्रोसेस में ही है, और मेरा ख्याल है कि 100 डेज खत्म होंगे अगले हफ्ते, वेंसडे को, या कोई कहते हैं थर्सडे को। तो उस पर हम कंप्रीहेंसिव कर लेंगे। उसमें हमारी कोशिश होगी कि हम जितना, इनफैक्ट हमारी कोशिश ये भी होगी कि एक वेबसाइट भी किसी ने बनाई है, खान मीटर के नाम से, और इस तरह के 1-2 और भी हैं, और वहां पर वो बाकायदा ट्रैकिंग कर रहे हैं कि जी ये प्रॉमिस इतनी फुलफिल हुई है, इस पे काम चल रहा है। तो मेरी कोशिश होगी, अच्छा आपने याद दिला दिया, कि उनको भी मैं दावत दूं और हम उनको ही जवाब दे ठहराएंगे। हम क्यों जवाब दें। सही बात। अच्छा, दूसरा सवाल भी था, लेकिन वो मैंने सिर्फ एक ट्वीट का प्रिंट किया। सॉरी, अगले हफ्ते एक सवाल करें तो बेहतर है। फरूख अली साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम फरूख। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। हुकुम। अच्छा सर, मेरे 3 इशू में जल्दी आपको जी करना चाह रहा हूँ, ताकि आपका टाइम बिल्कुल बाकी लोगों को चांस मिले। मेहरबानी। अच्छा सर, कुछ दिनों पहले शेख रशीद साहब, वजीर रेलवे साहब ने कुछ नौकरियां अनाउंस की थी रेलवे में। जी। कुछ 2200 तकरीबन नौकरियां थी। तो मैं ये सोच रहा था कि ऐसा हो सकता है कि स्टील मिल के जो वर्कर्स हैं उनको शॉर्ट कोर्स करा के उनका अगर ट्रांसफर वहां कर दिया जाए, तो स्टील मिल का जो खसारा अभी बंद पड़ी हुई है और लोग बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं, तो वो उनका एक मसला सॉल्व हो जाए। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि बहुत सारे नेशनल ब्रांड, मशहूर ब्रांड, और बहुत सारे मल्टीनेशनल ब्रांड, उनमें जो है प्राइसिंग जो है ना वाजे नहीं होती। जी। बहुत अजीब तरीके से प्राइसिंग लिखी हुई होती, जो देखने में आम आदमी पढ़ भी नहीं पाता सही तरीके से, जिसकी वजह से दुकानदार उसका फायदा उठाते हैं और उसकी ओवर प्राइसिंग करते हैं। और तीसरा छोटा मसला है, लेकिन हमारे लिए बड़ा है, क्योंकि हम कराची के शहरी हैं। यहाँ पे सर स्ट्रीट डॉग्स का बड़ा प्रॉब्लम है। सही बात है। बहुत ज्यादा केसेस आते हैं हॉस्पिटल्स में, जो बच्चों को काटने के, औरतों को काटने के, मर्दों को काटने के बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं।
तो इसके लिए कोई सिटी गवर्नमेंट कोई काम करे। बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, मेरा ख्याल है इनका नाम सॉरी क्या था? फ़ारूक अली। फ़ारूक अली साहब, मेरा ख्याल है आपने शायद ये जो दूसरा सवाल था आपका प्राइसिंग वाला, वो आपने ट्वीट भी की थी, तो अब उसको मैं यहाँ से अब माइनस कर देता हूँ। पहले सवाल का जवाब आप देना चाहेंगे? जो देखें, पहले मेरा ख्याल में वो शॉर्ट कोर्स जो है शायद मुमकिन ना हो, लेकिन तजवीज़ है। देखें, अब शेख रशीद साहब तक हम पहुंचा देंगे कि जनाब ये भी चेक कर लें, हो सकता है शेख साहब इसको बाय कर लें, लेकिन क्योंकि एक्सपर्टीज़ दोनों की डिफरेंट हैं तो शायद इस वजह से बहुत मुश्किल होगा कि, क्योंकि जब आप उस साइड पे जाते हैं रेलवेज़ की, तो एक डिफरेंट किस्म के वहाँ सिग्नल एक्सपर्टीज, इंजीनियरिंग का एक्सपर्टीज विच आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम स्टील। एग्जैक्टली। नेशनल मल्टीनेशनल की तो भाई दुकानदारी जब काला मार्कर फेर देता है प्राइस के ऊपर, तो यू राइट, ये मसला होता है इसमें। लेकिन एक और चीज़ है, अगेन कंज्यूमर प्रोटेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है। प्रिंसिपल मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ। एक दुकान में इतने का, एक दुकान में इतने का है, ठीक है, थोड़ी सी ऐसा होता भी है। कुछ दुकान, आई मीन अगर वेस्ट का एग्जांपल दूं, कुछ डिस्काउंट स्टोर्स होते हैं, कुछ हाई एंड स्टोर्स होंगे, तो वही दूध आपको मिल रहा होगा लेकिन डिफरेंट कीमतों में। लेकिन यहाँ पर तो अन्नी पड़ी हुई है, फ्रैंकली स्पीकिंग। और आपकी प्रॉब्लम सुन ली, मैं भी एक कंप्लेन करना चाह रहा हूँ कि ये जो टिकट प्राइसें, ये जो एयरलाइन टिकट प्राइसें जो ऊपर नीचे जा रही होती हैं रोलर कोस्टर की तरह, मुझे इनकी समझ नहीं आती यार। मतलब मुझे हाल में जाना पड़ा लाहौर साइड पर, टिकट में बुक की, जाने की वन वे की फ्लाइट 25-26 हज़ार रुपए की पड़ रही है, वापसी की फ्लाइट 16 हज़ार की पड़ रही है। एक दिन बाद कॉल करो तो कोई और प्राइस है। अब मैं जानता हूँ कि फ्लक्चुएशन होती है डिमांड पर, लेकिन यार इतना नहीं हो सकता। तीसरा इनका सवाल था स्ट्रे डॉग्स, जंगली कुत्तों के बारे में। मसला ये है यार, हर जगह कचरा है, हर जगह इनकी खुराक भी है, ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं। फिर किसी को याद आता है तो वो आके साल में एक दफा वो मुहिम होती है, और बड़ी मतलब जालिम तरीके से माना जाता है। यूजुअली किया जाता है कि इनको न्यूटर कर देते हैं ताकि अगली नस्ल ना आए। हमारे यहाँ हम आते हैं, हम उनको डाउन कर देते हैं, लेकिन उससे भी लगता है कि खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एनीवे, नसरीन बेगम साहिबा हैं DI खान से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नसरीन बेगम अर्ज कर रही हूँ डेरा इस्माइल खान जी से। जी, मैं 18 साल सर्विस करने के बाद 60 साल की उम्र में मैं रिटायर हो गई। अच्छा। हमारी जो तनख्वाहें उसके बकाया जाद है ना, हेल्थ वर्कर होते हैं जी जी, हमारी तनख्वाहों के बकाया जाद हमें दे दें मेहरबानी। कौन सी आपका शोबा है, कहाँ से आप रिटायर हुई हैं? हेल्थ वर्कर हैं। हेल्थ वर्कर है? नहीं, बिल्कुल हेल्थ वर्कर्स का बहुत जो इशू है। सर्विस कर रही है उनको तो तनख्वाह बकाया जाद मिल गए हैं, लेकिन हमें जो 60 साल हमारे हो गए ना, हमें नहीं मिले। ठीक है जी, बिल्कुल इस बात हमने वो उधर एप्लीकेशन भी भेजी है सेक्टर हेल्थ को, फिर उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। चले हम जो है बिल्कुल आपकी बात हम पहुंचाएंगे, जो खैबर पख्तूनख्वा का महकमा सेहत है, कम से कम यही हम कर सकते हैं। अल्लाह करे आपका मसला भी हल हो। ये अब ये कल के हमले के बाद मोहम्मद अचा साहब की ट्वीट है और वो कह रहे हैं कि जी बराए मेहरबानी प्लीज़ ये जो उसकी जो वेलफेयर के बारे में सवालात हैं ना, उनको आप थोड़ा सा रेज करें कि जी कल की 2 शहादतों के बाद एकदम लोगों को ख्याल आया कि जी इनकी लिविंग क्वार्टर्स का ये हाल है, इनकी रिटायरमेंट या ज़ख्मी होने के बाद इनका क्या बनता है। पहले भी मैंने इस पर लिखा है, मोहम्मद अच्छा साहब कह रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है किसी ने नोटिस नहीं किया। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना चाह रहे हैं तो आपको अपनी पुलिस की कंडीशंस को पहले बेहतर करना होगा। आई 100% एग्री विद यू अच्छा साहब। अगेन अफसोस की बात यह है कि जब कोई वाकया होता है तो फिर ही हमारी नज़र। अच्छा, आज मैंने ये जो वीडियोस देखी जिसमें पहले IG सिंध जो है कलीम इमाम वो गए थे और उसके बाद सईद गनी भी जो मिनिस्टर फॉर लेबर एंड मैन पावर हैं वो भी गए थे, तो दोनों जगह जिस क्वार्टर में वो गए शहीद कांस्टेबल की, तो वो वाकई ऐसी जगह है कि बिल्कुल जो है छोटा सा क्वार्टर है, गंदा सा, वहाँ पर सहूलियात नहीं हैं, सारा कुछ। तो ये तो पुलिस डिपार्टमेंट को भी देखना होगा, होम डिपार्टमेंट को भी देखना होगा, सिंध हुकूमत को भी और बाकी हुकूमतों को भी, कि पुलिस जो हमारी फ्रंट लाइन डिफेंस है, प्लीज़ उनकी लिविंग कंडीशंस, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, उनके खाने पीने का बहुत मसला है, प्लीज़ इसको हल कीजिए। बिल्कुल। यहाँ पर अब लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद कॉल्स और ट्वीट्स का सिलसिला जारी रहेगा।
वेलकम बैक। और एक और ट्वीट है, आज आपको शायद इल्म हो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक इनिशिएटिव अनाउंस किया है कि क्योंकि अब सर्दी आ रही है और बहुत लोग जो होमलेस हैं, इनके घर नहीं है, रोडों पर सो रहे होते हैं, फुटपाथों पर सो रहे होते हैं, तो उनके लिए आरजी शेल्टर, टेम्पररी शेल्टर्स, पनाहगाहों के नाम से एक इनिशिएटिव, जिसमें ब्लैंकेट्स भी हैं, बिस्तर भी हैं, तो एक बहुत अच्छा कदम है जी। बिल्कुल, क्योंकि ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल बनती है। आई एम ग्लैड के ये हो रहा है जी। अच्छा, खालिद फारूक साहब ने भी अप्रिशिएट ही किया है, सवाल नहीं किया बल्कि एक सजेशन दी है कि जी लाहौर में तो ये हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी बड़े शहरों में भी इसको एक्सपैंड करना चाहिए। अच्छा, इस पर और भी बहुत लोगों के कमेंट्स ही आए हैं, सवालात तो नहीं है, कम है। वो कह रहे हैं कि यार ये एक बहुत अच्छा मॉडल हो सकता है पब्लिक गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप का। और आपको याद होगा कि एक स्टार्टअप थे रिस्क शेयर फूड, जो उनका एक पूरा नेटवर्क है, तो उनका भी मुझे मैसेज आया था, उन्होंने कहा था कि यार इसमें हम भी अपना हिस्सा अदा करना चाह रहे हैं अपना, और हम वहाँ पर फूड सप्लाई कर सकते हैं, तो हम किससे रब्ता करें। तो अगर कोई हुकूमत का नुमाइंदा सुन रहे हैं तो आप प्लीज़ उनके साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ गुड इनिशिएटिव। मुझे बड़े वैसे हैरत हुई कि इसको भी कुछ लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं, कम से कम, लेकिन ये सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया पे तो आप कहें कि जी कितना खूबसूरत दिन है, तो उसमें भी आपको 10 गालियां पड़ सकती हैं, तुम्हारी तो नजर बदसूरत है, हाँ तू बदसूरत है, तो दिन कैसे खूबसूरत हो सकता है। एनीवे, तो बहरहाल ऐसे मुस्तफ़ा साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? सर अल्लाह का शुक्र। हमारे ख्याल में आज वसीउल्लाह खान साहब आज भी नहीं है सर, फैसलाबाद में, और हमारे ख्याल में वो वीकेंड मनाने कहीं चले गए होंगे। फैसलाबाद गए हुए हैं सर, हमें यहाँ छोड़ जी। अच्छा, मैं ये कहूँगा कल की जो इंसिडेंट हैं दो, जी जी, एक कराची का और एक औरंगज़ई है गालिबन सुबह सरहद में, जी जी, तो ये रोजाना लोग मर रहे हैं। यहाँ पे लोग अपनी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए जैकेट पहनकर आ जाते हैं, हाथ में टीटी होता है। जनाब, इंसिडेंट हो चुका, जब वो कहते हैं ना कि खून लगाकर शहीद बनने की कोशिश करते हैं, इसी तरह वो हुआ। देखिए, मैं एक बात करूंगा इन पुलिस वालों के लिए। एक कांस्टेबल थे जो जिनकी यहाँ पे ड्यूटी थी और खैरपुर से उनका ताल्लुक था। जी बिल्कुल। वो पानी के लिए बोतल लिए घूम रहे थे, तो हमने कहा कि भाई हमारे यहाँ बोरिंग का पानी है, खारा है। कह रहा साईं यही दे दो, यही पी लेंगे। मैंने कहा नहीं, मेरे घर पे वो मिनरल वाटर है, मैं वो लाके आपको देता हूँ। फिर उससे मेरी कोई 5 मिनट बात हुई। कहने लगा साईं मैंने 35 लाख रुपया दे के 2 साल पहले ये नौकरी ली। मेरे घर में 3 बेटे हैं, 3 बेटियां, और मेरी जो तनख्वाह मिलती है, जो हमने उधार लेकर ये पैसे जो यहाँ दी है रिश्वत के सिलसिले में, यानी नौकरी के सिलसिले में, वो भी अदा कर रहा हूँ और अपने बच्चों को भी पाल रहा हूँ। किस तरह से पालता हूँ ये अल्लाह ही जानता है। आप यकीन कीजिएगा, मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो मिनरल वाटर नहीं खरीद सकता और वहीं घूम रहा था, तो मैंने घर से ले जाकर उसको दिया। बहुत तो क्या होगा सर अगर इस तरह से सिंध के लोगों के साथ होगा, पुलिस वालों के साथ होगा जो अपनी जानें दे रहे हैं। आप घर पे गए, 1 करोड़ 30 लाख रुपए आपने दे दिया, क्या उनको जिंदगी भर उनके बच्चे इस पे पलेंगे? कुछ तो इंसाफ करें। कहाँ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को, कहाँ लेके जा रहे हैं? तो रिश्वत तो इसी तरह से आम हो जाती है। सही बात, बिल्कुल सही बात। ये बिल्कुल आपका वी एग्री टू व्हाट यू आर सेइंग। यही हम कहते हैं कि उसी पुलिस वाले को जब आप नहीं देंगे उसको ट्रांसपोर्ट जिसका उसको वादा किया है, उसको अच्छा घर, तो फिर वो जाहिर खड़ा होकर चौक में रिश्वत लेगा और चालान के रूप में या जिस तरह कौन ना लेगा। आप नहीं लेंगे, मैं भी तो लूंगा। अगर सवाल है कि मेरे बच्चे भूखे मरे, और या मैं मतलब प्रिंसिपल पे कायम रहूं, तो सर मैं तो प्रिंसिपल तो गया बाहर से। लेकिन ये कि बहरहाल पुलिस का ये मसला देखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इसके ऊपर सॉरी मोहम्मद अच्छा साहब की एक और इस पे सजेशन थी, क्योंकि अब इन्होंने दोबारा इस मौजू को छेड़ा है, तो उनका कहना है कि जो कराची सेंट्रल जेल जो है ये मेरे ख्याल इनके मुताबिक 50 की दहाई में कायम हुई थी, और उस वक्त ये एंड ऑफ द सिटी थी। और कह रहे हैं कि अब क्योंकि शहर इतना फैल गया है, में आ गई है जी, तो कह रहे हैं कि एक प्रपोजल था
कि शायद इसको आप अब शहर से बाहर शिफ्ट कर ले। अच्छा, वहाँ पर आप इसको बेहतर अंदाज में सिक्योर भी कर सकेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमने DI खान में भी देखा था, आपको याद, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उनका कहना है कि फिर ये जो जगह बच जाएगी यहाँ पर, शायद आप अगर मॉडर्न हाउसिंग प्लस स्कूल्स, बच्चों के स्कूल और अस्पतालों के लिए, पुलिस के लिए वहाँ पर कायम कर दें, तो क्या ये अच्छा नहीं होगा? आइडिया तो अच्छा है सर, अब मुझे नहीं पता कि कितना फीजिबल है और इस पर कोई काम करेगा या नहीं। हुकूमतें अमूमन ऐसे आइडिया पसंद नहीं करती, हाँ, जिसमें जो है ना, अच्छा साहब, तो प्लीज खास तौर पे दिस पार्ट ऑफ द कंट्री तो बिल्कुल नहीं करती। थोड़ा बहुत हो जाता है। हाँ, खैर बहरहाल होना चाहिए। नहीं, एक ज़माना था कि जब ताज हैदर और ये ऐसे लोगों ने बाकायदा लोअर कैडर के लिए हाउसिंग कॉलोनीज़ बनती थी, सारा कुछ होता था। अब लोअर कैडर के ज़मीन पे कब्जा करके वहाँ बहरिया टाउन बन रहे हैं, सब क्या? वेल, ये भी है। अच्छा, मुस्तफ़ा साहब का जिक्र किया जा रहा है कि जो कल कराची में चाइनीज़ कॉन्सुलेट पर हमला हुआ था। अच्छा, इससे जुड़े हुए बहुत सवालात, वो मेरे ख्याल में दूसरे सेगमेंट ब्रेक ले लें। हाँ, अच्छा, नहीं, ब्रेक से पहले ही काशिफ फ़हीम साहब हैं झंग से, अच्छा, ठीक है, तो उनसे भी बात कर लेते हैं इस इशू को, मिसिंग पर्संस और ये जो कुछ हुआ है, हाँ, सबको एड्रेस करेंगे थर्ड सेगमेंट में। जी, काशिफ फ़हीम साहब हैं झंग से, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो इशू था वो ये था कि मैं जिम्मेदार तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ। ओके। तो मैंने मतलब गन्ना काश किया हुआ है, तो उसके हवाले से मैं हाईलाइट करना चाह रहा था। बिल्कुल। लास्ट टाइम जो सीज़न गुजरा है ना, उसमें हम लोग जो शहबाज शरीफ साहब की मिल है ना, रमज़ान जी न्यूयॉर्क के करीब, उसमें गन्ना देते रहे हैं। ओके। तो वहाँ पे हम उसकी मिल के तकरीबन 10 किलोमीटर दूर एक पिंडा लगा हुआ है जहाँ पे वजन होता है जी। तो वहाँ पे हम वजन करवा के जाते रहे हैं। उस पर हमारी ट्रॉली का वजन आता था 600 मन। लेकिन जब वो रमज़ान शुगर मिल में उतरती थी तो उसका वजन हो जाता था 450 जी, यानी कि 150 मन वो वजन बगैर किसी वजह के हमारा लेस कर देते थे, बिना कोई वजह बताए कि क्या वजह। यही सिर्फ ढोंग था कि आपका गन्ना वैरायटी वाला नहीं है, नॉन वैरायटी हमेशा। और आप मजबूर होते होंगे क्योंकि उस वक्त फसल बेचनी है, कच्ची पर्ची पे, हाँ, कच्ची पर्ची पे वो लिख देते हैं और उस वक्त ब्लैकमेल करते हैं फार्मर्स को। तो बिल्कुल ये एक बड़ा इशू है। अच्छा, इस पर भाई इस पर भी एक ट्वीट आई थी इत्तेफाक से, और वो भी तकरीबन यही कहने का कि यार इतनी लंबी लाइनें होती हैं, कोई जगह नहीं होती। और एक और जो तरीका मैंने देखा था कम से कम जनूबी पंजाब में, कि वो आपको डिले इतना कर देते हैं और फिर बहाना ये बनाते हैं कि जी वो तो अब सुकड़ गई है इसलिए उसका वजन कम हो गया। बिल्कुल, लेकिन होता है कांटे का ही मसला, कांटे का ही मसला है। तो ये है, ये छोटे छोटे कांटे हैं हमारे सिस्टम में जो ये प्रोसेसिंग, और लेकिन मसला ये है कि ये कांटे सिर्फ गरीब को ही चुभते हैं। एक सर हर कांटा, एक किसने कहा था ना कि पता नहीं गरीब के खून में कोई एक अजीब सी मिठास है, जो भी आता है पीना चाहता है, उसको पीना चाहता है। तो ये तो है। और जहाँ तक गन्ने काश्तकारों के जो सबसे ज़मींदार तबके का जो सबसे बड़ा मसला है ना, मैं बड़े ज़मींदारों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके पास तो बड़ा कैश है। आपने जो इनपुट की होती है, चाहे वो खाद हो या वो पानी हो या वो लेबर हो, आपने अक्सर उधार पे की होती है। सही बात है। अच्छा, जो मिल वाले हैं वो अच्छी तरह से ये जानते हैं, उनको पता है कि आप डेस्परेट हैं, आपने पैसे देने हैं, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है। जब एक ही आपके पास जगह है जो आपने बेचनी है, तो आप कहाँ जाओगे बॉस? नहीं, कच्ची पर्ची पे आपको लिख देते हैं, उसमें जो उनका मर्जी। बहुत से काश्तकार पढ़े लिखे भी नहीं होते, उनको बस ये कहते हैं लमसम लेना है तो लो। अब वो बेचारा लाइन में खड़ा हुआ है 3 दिन से, तो क्या करेगा वो? बिल्कुल सही बात है। वो सिर्फ वो तो ये भी नहीं कह सकता कि एक ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक। सैयद नसरुद्दीन साहब हैं कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। अल्लाह पाक का करम है सर। आपसे इस हवाले से बात करनी थी। यहाँ पर कोयटा में तक आप आए थे कुछ महीने पहले। यहाँ से 2-2.5 घंटे के मसाफत पर सफर करने के बाद एक इलाका आता है गुलिस्तान। जी जी जी, ओके। तो यहाँ पे इस इलाके में आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि लोगों के मसाइल बहुत दिरेने। ओके। यहाँ पर सालों से एक दूसरे के साथ दुश्मनियाँ चल रही है। अच्छा। तो इस तरफ हुकूमत का कोई तवज्जो नहीं है कि बीच में इंटरवीन करे और उन लोगों के मसाइल को हल करे। वहाँ पे नस्ल दर नस्ल लोग जहालत की तरफ जा रहे हैं। ओके, आप जगह दोबारा बताएंगे? गुलिस्तान।
ठीक है। यहाँ पर बाजार तो सब कुछ है, इदारे भी है, सब कुछ है, मगर लेकिन लोगों की जिंदगी बदतरीन से बदतरीन है। ठीक है जी, हम बिल्कुल इस पे बात भी करेंगे और मैं ख्याल में हमारे जो नुमाइंदे हैं कोयटा में उनको भी कहेंगे कि इस इशू के ऊपर देखिए, बलूचिस्तान की बात है तो जाहिर है। अच्छा हाँ, अच्छा अब बहुत लोगों की ट्वीट्स आई हैं और कल इशू चल रहा है। अच्छा मैं 2-3 ट्वीट्स आपको बता देता हूँ, उनको जोड़ी दिया मैंने। एक इमरान खान साहब है, वो कह रहे हैं कि BLA और बाकी सेपरेटिस्ट यानी अलहदगी पसंदों के बारे में आपकी क्या राय है, व्हाट्स योर व्यू, क्योंकि मिसिंग पर्सनस का इशू भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ एक और सवाल है, हाफ इंजीनियर ट्विटर पे नाम है इनका, पता नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या जिन्होंने चाइनीज़ कॉन्सुलेट पर हमला किया था क्या वो मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में थे या नहीं, और क्या इन मिसिंग पर्सन्स की कोई डिटेल लिस्ट्स भी हैं। तो पहले इमरान खान भाई आपका जो सवाल है, अपने अलहदगी पसंद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मैं तो कहूँगा दहशतगर्द सीधा सीधा, क्योंकि BLA हो या BLF हो या BRP हो या BRA सॉरी, इन्होंने सैकड़ों लोगों का कत्ल किया है तुर्बत में, कैच में, हज़ारों आपको मैं इंसिडेंट बता सकता हूँ, कितने मैं आपको बताऊँगा। और जो भी तंजीम, चाहे उनका जो भी मकसद हो, चाहे उनकी जो भी नज़रिया हो, जब वो ऐसी हरकतें करते हैं तो मैं उनको सिर्फ और सिर्फ मुल्क दुश्मन और दहशतगर्द का ही लेबल दे सकता हूं, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आई डोंट थिंक हमारे में हम कोई भी इसमें से डिसएग्री कर सकते हैं। अच्छा जहाँ तक हम BLA और इनकी बात कर रहे हैं तो मोदी, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि जी हमने इनकी सपोर्ट करनी है। अजीत डोभाल का भी यही है। कुलभूषण यादव यहाँ कोई पापड़ बेचने तो नहीं आए थे, तो बड़ा क्लियर है। और ये कल का जो वाकया हुआ है ये इंतहाई सीरियस इसलिए है कि चीन हमारा मेन एलाय है। तो आप ये समझें कि वो ग्रोह जिनको ओपन सपोर्ट है इंडिया की और कुछ हद तक हम ये भी कह सकते हैं अफगान इंटेलिजेंस एजेंसीज की, उन्होंने हमारे सरजमीन पर हमारे मेन इत्तेहादी को टारगेट करने की कोशिश की है। दिस इज नॉट अ जोक, ठीक है। अच्छा अब क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से ये भी एक चल रही है, सॉरी कल से ये चल रही है कि एक जो दहशतगर्द था जो इसमें मारा गया है वो उसका नाम मिसिंग पर्सन्स लिस्ट पे था। अच्छा अब इसमें इनिशियली कंफ्यूजन भी बहुत थी। बिल्कुल कंफ्यूजन किस हद की थी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दिखाना चाह रहा हूँ। एक हमारे निजी चैनल ने बहुत जल्दी ब्रेक करनी होती है ना हर एक चीज़ सर, तो उसमें खबर को ही ब्रेक कर देते हैं, मतलब लिटरली तोड़ देते हैं खबर को। उन्होंने एक खबर चलाई कि वो आपको याद होगा कि जो 2 सिविलियन जो क्वेटा से आए थे वीजा लेने के लिए, नियाज मोहम्मद और उनके साहबजादे जाहिद शाह जो शहीद हुए, उनकी तस्वीरें चलाई, जो शहीद हुए हैं, जो विक्टिम्स थे इन टेररिस्ट के, उनके ऊपर सर्कल्स लगाए हुए हैं ना, हम लोग को ये साबित करनी होती है, हम दायरा लगा देते हैं उसके ऊपर कि जी ये वो दहशतगर्द हैं और इनकी लिस्ट मिसिंग पर्सन्स में थी। ऐसा नहीं था। अच्छा फिर कहीं ये एक दिफाई तज्जियाकार की तरफ से भी आए कि जी वो हैं इस लिस्ट में, है या नहीं है मुझे नहीं अभी पता। बलूचिस्तान के जो वजीर दाखिला हैं उनका भी एक बयान आया कि इनमें से एक पिक्चर लिस्ट में था। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर गर्दिश कर रही है, कोई 2016 की कोई ट्वीट है कि जी ये मिसिंग पर्सन है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इनमें से है, एटलीस्ट मेरे से शनाख्त नहीं हुई उनकी। लेकिन इस पे बात ये है कि देखिए मिसिंग पर्सन का जो इशू है वो हमारे यहाँ है इंतहाई कंट्रोवर्शियल, ठीक है। ये कहना आई थिंक नामुमकिन होगा कि इनमें से 100% अगर 100 मिसिंग पर्सन हैं तो 100 की 100 ही 100% इनोसेंट है। हो सकता है आप उनमें से 5 ले लें, आप उनमें से 10 ले लें, खींच के 15 तक पहुंच जाए, वो या तो दहशतगर्द तंजीमें या कलादम तंजीमों ने ही उनको गायब किया है या फिर वो उनके हिस्से भी हैं। इट इज़ पॉसिबल। शरीन मजारी के साथ भी आपको याद है जब प्रोग्राम किया था बहुत तफसीली उन्होंने बात की थी, वो भी आप सुन लें। वो कह रही थी कि मैं ये नहीं कह रही कि सब के सब बेगुनाह है, लेकिन एक ड्यू प्रोसेस के नाम की भी एक चीज़ होती है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसमें भी एक क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। अब जहाँ तक अनफॉर्चुनेटली जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, हम एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम में जाते हैं। कोई कहते हैं कि नहीं जी 100% सब कुछ ये ऐसा ही है जैसे हम कह रहे हैं और ये सब लोग उठाए गए हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि जी नहीं ये तो सारे के सारे ही दहशतगर्द हैं। सच जो होता है वो यूजुअली कहीं ना कहीं आपको बीच में ही। अच्छा इसमें 2-3 चीज़ें हैं। देखो जो रिकग्नाइज लिस्ट है ना, जो कोर्ट्स में पेश हुई हैं, पार्लियामेंट में पेश हुई हैं,
या BNP के जो अपने एलाय हैं PTI के सरदार अख्तर मेंगल, उन्होंने भी इस पे ट्वीट की है कि जनाब ये जो तीनों दहशतगर्द थे जो कल इन्होंने हमला किया, इसमें से कोई भी उस मिसिंग लिस्ट में शामिल नहीं था जो उन्होंने नेशनल असेंबली के सामने रखी है। ना ही आमना जंजुआ की डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर ये चीज़ है, ना ही जो ऑफिशियल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके अंदर उनकी लिस्ट में ये वो हैं। लेकिन क्योंकि अब सूबाई वज़ीर दाखिला ने एक वो की है, उस पर भी मैं देख रहा था कि वॉइस ऑफ बलोच मिसिंग पर्सनस के जो हैं नसरुल्लाह बलोच, उनका ट्वीट आया था कि हम उसके बाद उनसे गए मिलने के लिए और हमने उन्हें कहा कंपेयर कीजिए और आप हमें बताइए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि वो गलती हो गई थी और ये जो हैं ये डिफरेंट हैं राज़िक जो जिसके बारे में वो कह रहे थे। लेकिन अभी तक क्योंकि सलीम खोसा साहब की दोबारा वजाहत नहीं आई जो होम मिनिस्टर, तो हम ये कहते कि ऑफिशियली वो ये कह रहे हैं कि उनमें से एक मिसिंग पर्सन है, जबकि तमाम लिस्टों में वो नाम नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपने बात की थी जब हाजी नियाज़ मोहम्मद और उनके जो बेटे हैं जाहिर शाह के हवाले से, मुझे एक दुख है कि ये भी शहीद हुए। ज़ाहिर है दूसरे जो पुलिस एहलकारों की, ये बलूचिस्तान से आए थे चीन का वीज़ा लेने के लिए चीनी कौंसलेट में, और इनके भाई ने वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ना बलूचिस्तान हुकूमत ने और ना सिंध हुकूमत ने उनको कोई भी ना एम्बुलेंस प्रोवाइड की, ना कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की कि वो जो अपने प्यारों की लाश है वो कोयटा तक ले जाए। सुन लीजिए, उनके भाई हैं हबीबुर रहमान, वो क्या कह रहे हैं। कल चाइनीज़ कौंसलेट गए थे, हमको पता चला कि वहाँ पर अटैक हो गया है। उसके बाद जब हमने फ़ोन ट्राई किया, भाई का बंद था और भतीजे का फ़ोन ऑन था, बेल जा रहा था, कोई नहीं उठा रहा था। फिर हमारा जो रिश्तेदार था हमने उसको भेजा, जब वो चला गया हॉस्पिटल, पता चला कि दोनों शहीद हो गए। वो अभी तक हम लोगों को कल से मतलब हम लोग सारे दिन इंतज़ार में थे। न सिंध के गवर्नमेंट की तरफ से हमारे साथ कोई ताउन हुआ है, न बलूचिस्तान के गवर्नमेंट से हमारे साथ कोई ताउन है। अपने मदद आप हम लोगों ने अपने गाड़ी किराए की है और अपनी गाड़ियों में शहीदों की लाशें लाए अभी कोयटा। ये बदकिस्मती है। इससे बड़ी बदकिस्मती है कि कोई भी हुकूमती एहलकार इन लोगों के जनाजे में शरीक नहीं हुआ। तो प्लीज़ सिंध गवर्नमेंट एंड बलूचिस्तान गवर्नमेंट थोड़ी सी अपनी ज़िम्मेदारी समझें। ये भी उतने ही शहीद हैं जिस तरह और शुहदा होते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, अभी जो बात हो रही थी ब्रेक से पहले, मैं एक थोड़ा सा रैप अप करना चाहता हूँ कि क्या जो कल जो 3 दहशतगर्द मारे गए हैं उनमें से ये मुमकिन है कि क्या उनमें से एक या उनमें से ज़्यादा मिसिंग पर्सन लिस्ट में था? हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। जब सबूत सामने आएगा उस पर भी बात करेंगे। क्या इसका मतलब है कि जो तमाम लोग जो मिसिंग पर्सन लिस्ट पर हैं वो दहशतगर्द हैं? नहीं, ऐसा मेजॉरिटी ऑफ देम ऐसा भी नहीं है। और देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं ये किसी के दोस्त तो नहीं है। ये इन लोगों को भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इनके जज्बात को भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उन अपने लोगों के वहाँ पे नाम डाल के, ताकि बंदा हमारे पास है, इल्ज़ाम किसी और पर जाए। एनीवे, अगले कॉलर हैं हमारे शेख अशफाकपुरी साहब हैं, हमारे दोस्त DI खान से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह की मेहरबानी और आपकी दुआ चाहिए। अल्लाह का एक तो मेरा PT सेल रिटायर मुलाजिम का मसला था, वो आप पहले सुन चुके। जी बिल्कुल। तो दूसरा, अभी एक मोहतरमा बात कर रही थी नसरीन बेगम डेरा इस्माइल खान से, जी वर्कर है वो, बिल्कुल, तो वो आपको ब्रीफ नहीं कर चुकी। जी फरमाइए। उनका जो मसला है, वो 18 साल सर्विस करके विदाउट पेंशन रिटायर हुई है। जी। और उनके जो बकाया जात है तनख्वाहों के, जी उनको अदा नहीं है, जबकि हेल्थ डिपार्टमेंट को उन्होंने एप्लीकेशन दी है। जी बिल्कुल, वो अशफाकपुरी साहब एज इट इज़ उन्होंने बोल दिया था। थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग। वो सारा जद्दा से हैं हमारे साथ एक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। जी ज़रार नोवेशर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अली असगर साहब। सर मुझे थोड़ी आपकी एक हेल्प चाहिए। कुछ दिन पहले आपके एक प्रोग्राम जरा हटके की मैंने क्लिप देखी थी, जिसमें कोई एक भाई साहब थे जो किसी एप्लीकेशन की बात कर रहे थे, जिसमें एप्लीकेशन ये थी कि इस्लामी लिहाज से एप्लीकेशन थी। अच्छा। मैं आपकी ये हेल्प चाहता हूँ कि उस एप्लीकेशन का मुझे नाम चाहिए। कुछ बता सकते हैं? नहीं, वो जो रमजान में नहीं किया था, वो जो इस्लाम 360 इस्लाम 360 नाम है उसका सर। सॉरी, इस्लाम 360 इस्लाम 360 जी, वो करेंगे और वो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, लाजवाब है वैसे। अहादीस और बहुत कुरानी आयात बिमा तर्जुमा आप सुन भी सकते हैं,
मुख्तलिफ ज़बानों में सुन सकते हैं, अरबी, उर्दू, इंग्लिश, और वो बहुत ज़बरदस्त सर्च इंजन, मतलब वो बिल्कुल एक इंसाइक्लोपीडिया है और हर एक के पास वो ऐप होनी चाहिए। बहुत ही मुफीद भी है, अगर आप अपने बच्चों को उस तरह सिखाना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। तो थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अली असगर, और हमने इसके बदले में आपको बता दिया कि इस्लाम 360 है ऐप का। एक एंड में छोटी सी एक अपील है, वो ये है कि जो कि हमें ज़ाहिर है हमारे एक व्यूअर ने भेजी है, आप टीवी स्क्रीन पर भी ये फुटेज देख रहे होंगे। ये एक बच्चा है जिसके दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं और ओ पॉजिटिव इनका ब्लड ग्रुप है। तो बहुत मुश्किल है, यहाँ पर जो इदारे हैं उन्होंने उनको कहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, डायलिसिस से भी ये मसला हल नहीं हो रहा। तो अब इंडिया में जो है किसी ने इन्हें कहा है कि वहाँ पर जो है हम आपको ये गुर्दे की ट्रांसप्लांटेशन करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई फैमिली में नहीं है जो इस बच्चे को गुर्दा दे, और यहाँ पर क्योंकि कानून बन चुका है आप गुर्दा ख़रीद नहीं सकते। तो ये इमरान साहब चाह रहे हैं कि कोई क्योंकि गरीब आदमी हैं, इनकी कोई ऐसी इमदाद कर दे। 8 से 10 लाख रुपए ख़र्चा है। इनका नंबर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे या जो भी है आप मदद करना चाहते हैं। इनका नंबर है 0333 022 7360 0300 7017350। 2 नंबर्स हैं, आप ख़ुद कॉल कीजिए। इनका मसला अगर आप हल कर सकते हैं तो हमें खुशी होगी, किसी का भला हो जाएगा। ये बच्चा जो है जी बिल्कुल सही बात करता हूँ, बहुत कम है। शो के बाद अगर आपसे ये नोट नहीं हुआ, हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी ये क्लिप डाल देंगे। अगर आप किसी की जान बचा सकते हैं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। सही बात। तो आज के लिए इतना ही। अब मंडे को दोबारा हाजिर होंगे, वसअतुल्लाह साहब साथ होंगे हमारे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।